हाँ जी, यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ का आज का नेक्स्ट डे। लास्ट टाइम के वीडियो में या लेक्चर में हमने बात की थी सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी की। तो अगर एक बेसिक 2 सेकंड में उसको रिवाइज करना हो तो मैं वही चीज़ से रिवाइज करूँगा। जो सोचता है वही बोलता है वही करता है। मतलब मन, सोचना, वचन बोलना, कर्म करना, इन तीनों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति में आंतरिक और बाहरी रूप से जुड़ाव पाया जाएगा तो वो सत्यनिष्ठ होगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी सत्य के प्रति निष्ठा होगी, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, तो वो हो जाएगा सत्यनिष्ठता। अपन ने बात की थी, आज का टॉपिक है उत्तरदायित्व। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। ठीक, उत्तरदायित्व मतलब अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अंतर है। ठीक, काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वो काम आपको करना है। काम करने का उत्तरदायित्व है, मतलब आप वो काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल तो हो ही, लेकिन वो काम करने के बाद अगर उसके ऊपर कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका आंसर देने के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, वो कहलाता है अकाउंटेबल, वो कहलाता है उत्तरदायित्व। जैसे कोई भी अधिकारी या कोई भी सिविल सेवक या कोई भी आम आदमी जो वो काम कर रहा है, अगर उस काम के करने के लिए उसके पास कोई विवेकाधीन शक्ति है, ऐसी शक्ति जिसका उपयोग करना है ना करना है इसका निर्णय उसको स्वयं को लेना है, वो कहलाती विवेकाधीन शक्ति। तो उसके ऊपर एक हमेशा जिम्मेदारी रहती है कि अगर उससे सवाल पूछा जाए उसने उस शक्ति का प्रयोग क्यों किया, तो वो उस सवाल का आंसर दे ही दे। और अगर वो आंसर नहीं देता है तो वो दंड के लिए भी तैयार रहे। अगर सही से जवाब नहीं दे पाया, जवाब में गलती हो गई, तो दंड के लिए भी तैयार रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दैनिक जीवन में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर प्रशासन में एग्जाम्पल लेता हूँ इसका। अगर ये मान के चलो कि आपको कभी घर में अकेला छोड़ा गया है आपके पेरेंट्स के द्वारा, साथ में 3 छोटे भाई बहन के साथ, ठीक, और आपके ऊपर उन भाई बहनों की वो 1-2 दिन के लिए, जब तक आप अकेले हो, केयर करने की जिम्मेदारी है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें बीच में वो उद्दंड हो गए, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, घर के बाहर जाना चाह रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड में, और आप फंसे हुए हो, क्या करो, बाहर जाने भी नहीं दे सकते। तो आपके पास विवेकाधीन शक्ति है कि आप उनको प्यार से समझाओ, नहीं माने तो डांट के समझाओ, नहीं माने तो थोड़ा सा छोटा मोटा बल प्रयोग कर सको। तो ये आपकी जो शक्ति है ये विवेकाधीन है, आप तीनों में से कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इसके बदले में आपके पेरेंट्स आपसे जब सवाल पूछेंगे तो आपके पास एक स्पष्ट कारण होना चाहिए कि आपने क्यों हाथ उठाया या क्यों नहीं उठाया। कि सामने वाले ने बोला कि खाना बना के खाना दो, तो बड़े होने की जिम्मेदारी आपकी थी खाना देना, और आपने इस बात पे मार दिया तो आप सही नहीं हो। आपने मारा क्यों, आपके पास प्रॉपर व्याख्या होना चाहिए कि साहब सुबह से चिल्ला रहा था कि बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं निकलना, ये मौका देख के गेट खोल के बाहर भाग रहे थे, इसलिए समझाने के लिए मारा। मतलब इस तरीके के एग्जाम्पल्स। आप एसडीएम हो, ज़िले के प्रभार है आपके पास, आपकी तहसील का प्रभार है, और वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि 2 अलग अलग समुदाय के धार्मिक जुलूस एक ही जगह से निकल रहे हैं, और आपको लग रहा है कि वो जुलूस साथ में निकलेंगे तो बवाल कटेगा। ठीक, तो आपने दोनों के जुलूस कैंसिल कर दिए, किसी एक का कैंसिल किया, किसी एक का कैंसिल नहीं किया, या फिर वो जुलूस निकला और वहाँ उपद्रव हो गए तो आपने लाठीचार्ज के आदेश दे दिए, कुछ भी किया। लेकिन जब आपके ऊपर वाला आदमी आपसे सवाल पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, ये शक्ति आपकी थी विवेकाधीन, किसको परमिशन देनी है किसको नहीं देनी, किसको कैंसिल करना है किसको नहीं करना, दोनों को परमिशन देनी है दोनों को नहीं देनी, लाठीचार्ज करना है नहीं करना, ये सब आपकी शक्तियाँ थी और आपके हाथ में थी। लेकिन अगर आपने इनमें से किसी का प्रयोग किया है तो आपको अपने ऊपर वाले ने जब सवाल पूछा, आपके ऊपर के अधिकारी ने सवाल पूछा, तो आपके पास एक स्पष्ट कारण सहित आंसर होना चाहिए। यही कहलाता है उत्तरदायित्व। बराबर सी, ठीक, दोनों तरीके से बता दिया। ये उत्तरदायित्व के जो आपका जो व्याख्या है, आपका जो आंसर है, उसमें कईयों चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो कई चीज़ होनी चाहिए तभी वो दमदार आंसर कहलाता है। जो उत्तरदायित्व के लिए एक आवश्यक तत्व है कि आपकी जो व्याख्या है ना, उसमें होनी चाहिए तार्किकता, लॉजिक, कि हमने जो किया उसके पीछे एक लॉजिक था। तुम आज घर के बाहर घूमने क्यों गए थे, बस मेरा मन कर रहा था, बिना लॉजिक का आंसर है। लॉकडाउन में कोई आपसे पूछे घर के बाहर क्यों निकले, मेरा मन कर रहा है, वो लॉजिक नहीं है। आप घर के बाहर क्यों निकले, क्योंकि मेरे यहाँ पर आवश्यक खाने की चीज़ों में कमी थी, मुझे किसी की दवाई लेने जाना था, तो जो नियमबद्ध तरीके से छूट का टाइम दिया है मैं उसमें निकला था। ये तार्किकता है, लॉजिक है। जैसे कि बहस होती है 2 लोगों के बीच में, हम पीएससी वालों के साथ बड़ा कॉमन है ये। भौर कुआ की चाय की दुकानें एक तो पहले से बहुत थी,
और बाद में तो थोक के भाव में खोल दी गई अलग अलग नाम से। ठीक है, वो चाय ही, चाहे कितने नाम से दो, सही कमाई कर रहे हैं। वो चाय की दुकान बौद्धिक लोगों के मिलन का स्तर है, जहाँ पर अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट तक कौन होगा इसका डिसीजन लिया जाता है, और उसका डिसीजन वो लोग लेते हैं, या फिर भारत की राजनीति में क्या होना चाहिए वो डिसीजन लिया जाता है। और डिसीजन वो लोग लेते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, उनके घर वाले भी नहीं सुनते, TSC एस्पायरेंट्स। ठीक, ये वहाँ बैठे बैठे सुनते हैं। अच्छी बात है। वो मामला चालू होता है अमेरिका में प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और 15 मिनट बाद आ जाता है तू तो है ही, तेरे से बात करना बेकार है। इन जैसी चीज़ों में तर्क का अभाव होता है। किसी जेंडर बायस नहीं हो रहा, दोनों जेंडर एक दूसरे के लिए शब्द यूज़ करते हैं ये, कि महिलाएं बोलती पुरुषों से बहस करना पत्थर में सर फोड़ना, पुरुष बोलते महिलाओं से बहस करना पत्थर में सर फोड़ना। ये जो बहस वाला सीन आता है ना, या थोड़ी देर बाद तर्क क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। वो प्यार का पंचनामा वाला सीन था, बस वही वाला कि हम लड़कों को बहस करने के लिए एक चाहिए। मेरा थॉट नहीं है ये, प्यार के पंचनामा पिक्चर का थॉट उठा रहा हूँ यहाँ से। हम लड़कों को बहस करने के लिए चाहिए एक लॉजिक, और लड़कियाँ लॉजिक जैसी मामूली बात के लिए बहस हार जाए ज़रूरी नहीं है। लड़कियां लड़कों के परिप्रेक्ष्य में बोल सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जेंडर बायस नहीं हो, लेकिन लॉजिक समझाने के लिए ज़रूरी था कि एक तर्क होना चाहिए, वितर्क नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे कि तर्क वो वाला सीन, चीन ने कोविड फैलाया है, कोरोना वायरस फैलाया है, तर्क दो, तुमको कहाँ से पता चला, कोई सोर्सेज हैं क्या, तुम्हारी खुफिया एजेंसी ने पता किया, ये तर्क है। ठीक, जैसे कई लोग तर्क दे सकते हैं कि चीन में पहली बार आया तो वहीं से निकला होगा, तो ये तर्क में माना जाएगा। लेकिन ये कि मुझे लगता है चीन ने ही फैलाया पूरी दुनिया में, तो तेरा लगना ताऊ तर्क नहीं हो गया, तेरा लगना कोई ऐसी घटना नहीं जो सार्वभौमिक या यूनिवर्सल हो। ठीक, तो पहली चीज़ तो इसमें तार्किकता होनी चाहिए। ठीक, नंबर 2, जो आंसर आप दे रहे हो वो फील होना चाहिए, उस परिस्थिति में उससे श्रेष्ठ कदम हो नहीं सकता था। सर मैंने लाठीचार्ज का आदेश दिया क्योंकि मुझे उस करंट सिचुएशन में जब दोनों तरफ से पथराव होने लग गया था, पास में पेट्रोल पंप भी था, अगर मैं लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग का आदेश नहीं देता तो वो पेट्रोल पंप में आग लगने जैसी घटना भी हो सकती थी, जो बड़ा नुकसान का कारण बनता, इसलिए मैंने दिया आदेश। बिल्कुल उस सेम पॉइंट, उस जगह पर इससे अच्छा कोई सोल्यूशन मुझे नहीं समझ आया। जब लड़ाई हो रही हो तो आप जाके ये नहीं बोल सकते, दो देश लड़ रहे हो और वहाँ जाके आप प्रवचन नहीं दे सकते शांति और अहिंसा पे, उस टाइम तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो एट ए टाइम जो सर्वश्रेष्ठ आदेश था, जो सर्वश्रेष्ठ कदम था वो मैंने उठाया। ये आपकी व्याख्या में होना चाहिए। आपकी व्याख्या में एक चीज़ होनी चाहिए कि आपने कोई तथ्य छुपाए ना हो, आप केवल वही चीज़ बताते हो। मैं शरीफ चिल्लाने के लिए आप केवल वही चीज़ बताते हो जो सामने वाले की बुराई होती है, अपनी बुराइयाँ नहीं बताते। अगर आपने कोई भी तर्क छुपा लिया है तो आपकी व्याख्या उचित नहीं हो सकती है। अगर आपने कोई भेदभाव किया है तो आपके उत्तरदायित्व की व्याख्या सही नहीं हो सकती है। दोनों पार्टियों को मैंने लाइसेंस नहीं दिया सर जुलूस निकालने का, पर इजाज़त नहीं दी दोनों पार्टियों को, ना एक धर्म को दिया ना दूसरे धर्म को दिया कि अपना धार्मिक जुलूस निकालो इस तारीख को। सही है आदेश, कोई दिक्कत नहीं, तार्किकता भी है और भेदभाव भी नहीं है। एक को दिया एक को नहीं दिया, क्यों साहब, ये भेदभाव क्यों किया गया, इसका उत्तरदायित्व पर असर पड़ेगा। ठीक, आपने जो भी डिसीजन लिया क्या वो भारत के संविधान के अनुरूप था? अगर था तो बेस्ट है। आपने जो डिसीजन लिया क्या वो उस टाइम की जो कानून है उन कानूनों के अंतर्गत सही था? अगर सही है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो गलत है। ठीक, आपने जो भी काम किया आपके व्यक्तिगत स्तर पर, वो काम क्या आपकी आचरण संहिता के अनुरूप था? हाँ था, तो बेस्ट है। तो मेरे उत्तरदायित्व की व्याख्या में क्या क्या होना चाहिए? तार्किकता होना चाहिए, अपने तरफ से सर्वश्रेष्ठ कदम होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, तथ्य छिपाए नहीं गए हों, संविधान के अनुरूप हो, नियमों के अनुरूप हो, नैतिक आचार संहिता के अनुरूप हो, खत्म बात। ठीक, अब बात आती है उत्तरदायित्व के प्रकार की। उत्तरदायित्व कई प्रकार का हो सकता है, जैसे मैं नाम बोल देता हूँ, जो लोग लिख रहे हों एक बार लिख लें। ऊर्ध्वाधर उत्तरदायित्व, क्षैतिज उत्तरदायित्व, राजनीतिक उत्तरदायित्व, विधिक उत्तरदायित्व, आर्थिक उत्तरदायित्व, वित्तीय उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जो शायद कभी 3 नंबर में आ जाए। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, राजनीतिक, विधिक, आर्थिक, वित्तीय और पर्यावरणीय। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, आर्थिक, वित्तीय, पर्यावरणीय, विधिक, राजनीतिक। ठीक, नंबर आगे पीछे कर दिए होंगे मैंने, कोई महान चीज़ नहीं है, चलता रहता है। नंबर 1 ऊर्ध्वाधर उत्तरदायित्व या
नंबर 2 क्षैतिज उत्तरदायित्व। 7 लेके बात करता हूँ। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर लॉन्गिट्यूड। जहाँ तक है मैं सही बोल रहा हूँ, मेरा ये मैं जब नॉर्मल क्लास में रहता हूँ तो भी मैं हमेशा कन्फ्यूज़ होता हूँ, पर मैं सही हूँ। हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल सीधा वाला। मेरे डिपार्टमेंट में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो मेरे बराबरी में है और एक वो जो मुझसे ऊपर है या मुझसे नीचे है। ऐसे प्लस का साइन बना लिया जाए तो ये बीच में प्लस के, यहाँ पे मैं अटका हुआ हूँ बीच में, इस जगह पे, हाँ ये प्लस के साइन, बीच में मैं हूँ एकदम सेंटर पे। जो ऊपर है वो मेरे अधिकारी हैं, जो मुझसे नीचे हैं वो मेरे कनिष्ठ हैं। अगर मैंने कोई काम किया है तो मेरे ऊपर वाले जो मुझसे सवाल पूछेंगे उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा, या मेरे नीचे वालों को जो मुझे अपने काम किया उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। ये दोनों ऊपर या नीचे वालों को जो मुझे जवाब देने हैं वो है ऊर्ध्वाधर उत्तरदायित्व, और मेरे बराबरी वालों को जो जवाब देने हैं वो है क्षैतिज उत्तरदायित्व। कई चीज़ ऐसी आती है जहाँ डिपार्टमेंट में आपको ऊपर वालों को तो आंसर देना ही देना है, अपने साथ वालों को भी उपयुक्त व्याख्या करनी है आपके काम की, तो ये कहला जाता है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज उत्तरदायित्व। ठीक, राजनीतिक उत्तरदायित्व। ठीक, अब कोई पूछेगा सर ऊर्ध्वाधर क्षैतिज उत्तरदायित्व के उदाहरण बता दो, क्यों लोड लेना, जो चीज़ कभी 3 नंबर में नहीं बन सकती प्रकार के नाम के हिसाब से याद रख लो, काफ़ी है। ठीक, बड़ा सिंपल सा है। अगर उदाहरण लेना चाहो तो अगर आप टीआई हो, आप टाउन इंस्पेक्टर 3 स्टार की रैंक पे हो और एक शहर में बड़ा ज़िला है वहाँ पे 5-6 थाने हैं तो 6 टीआई हैं। एक टीआई ने अगर कोई काम किया है तो वो अपने थाने क्षेत्र में किसी चीज़ के लेके चालू किया है तो वो दूसरे थाने क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा। उस टीआई को भी जवाब देना है कि आपने ये क्यों किया, क्योंकि प्रभावित तो उस पर भी हो रहा है। ये क्षैतिज उत्तरदायित्व है। ऊपर नीचे वाला तो सवाल पूछ ही लेते हैं। ठीक, राजनीतिक उत्तरदायित्व। ठीक, बड़ा सिंपल है। जो सरकार बनी है मोदी जी की, या इस टाइम बनी है शिवराज सिंह चौहान साहब की, मोदी जी की सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? ज़बरदस्ती पागलों जैसा सोच मत लाओ, जनता के प्रति है, वो तो हमेशा रहेगी। जनता के प्रति उत्तरदायी तो सबका रहता है, लेकिन प्रेजेंटली विधायिका के अंदर से जो अस्थायी कार्यपालिका बनी, मंत्रिपरिषद बनी, वो किसके प्रति उत्तरदायी थे? चुने हुए एमपीज़ के प्रति, चुने हुए सांसद के प्रति। या फिर शिवराज सिंह चौहान जी का जो आज मंत्रिमंडल 5 लोगों का बढ़ाया गया है प्लस सीएम 6, अगर ये किसके प्रति उत्तरदायित्व है तो वो विधानसभा सदस्य चुन के गए हैं, उनके प्रति उत्तरदायित्व होना, या किसी लोक संस्था जैसे संसद के प्रति उत्तरदायित्व होना, ये कहलाता क्या है? ये कहलाता है राजनीतिक उत्तरदायित्व। जैसे भारत का संविधान कहता है कि भारत का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? लोकसभा के प्रति होता है। या राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यही है राजनीतिक उत्तरदायित्व, सिंपल सा है। ठीक, विधिक उत्तरदायित्व। सरकार या सरकार का कोई कर्मचारी, मंत्रिपरिषद, विधायिका या कोई कर्मचारी, प्रशासक, इसने जो भी काम किया है उस काम के लिए ये कानून के प्रति उत्तरदायी है। कानून सम्मत काम किया है कि नहीं किया, वो कहलाता है विधिक उत्तरदायित्व। ठीक, अगर कानून के हिसाब से सही किया गया है तो विधिक उत्तरदायित्व सही साबित होगा, कानून के हिसाब से गलत किया गया है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आर्थिक उत्तरदायित्व। आर्थिक उत्तरदायित्व, आपने जो भी काम किया, क्या वो काम में जो संसाधन उपयोग किए गए उनका उचित प्रयोग हुआ कि नहीं, संसाधन को आपने सुरक्षित रखा कि नहीं, यह कहलाता है आपका क्या? आर्थिक उत्तरदायित्व। मतलब देश में आपको ऊर्जा की मात्रा बढ़ानी है। ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिसिटी, सामान्य शब्दों में अभी अगर लूँ तो, या पेट्रोल डीजल, उसके लिए आपको खनन करना पड़ेगा। क्रूड ऑयल का बिल्कुल करना पड़ेगा। आपको उसके लिए कोयले का खनन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या आपने ऊर्जा की मांग बढ़ाने के साथ साथ इन संसाधनों का समुचित प्रयोग किया? आपने नवीन संसाधन बनाए जिससे इनके ऊपर दबाव कम पड़े, क्योंकि टोटल जो रिसोर्सेज वो देश के ही हैं। अगर आप पूरा कोयला खोद के बिजली बना लेते हो तो आगे आने वाले टाइम में क्या किया जाएगा? तो इस चीज़ के लिए उचित व्याख्या करने वाला जो कंसेप्ट है वो कहलाता क्या है? आर्थिक उत्तरदायित्व। यहाँ पर एक नाम आता है वित्तीय उत्तरदायित्व। दोनों देखने में सेम लगते हैं, आर्थिक और वित्तीय, लेकिन दोनों में अंतर होता है। आर्थिक उत्तरदायित्व में हम बोलते हैं संसाधन हमारे पास मैक्सिमम मतलब संसाधनों का सदुपयोग करें और संसाधनों का संतुलन बना के रखें। लेकिन वित्तीय उत्तरदायित्व में मामला चेंज हो जाता है। वित्तीय उत्तरदायित्व जैसे भारत के कहीं पर भी देखा जाए तो लेखा परीक्षा करने का कार्यक्रम है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, हर लेखा परीक्षा ऑडिट, हर डिपार्टमेंट ने जो जो काम किया है, पैसा खर्च किया है नहीं किया है, कहाँ किया है, किस तरीके से किया है, जिसने किया है वो खर्च करने के लिए
अधिकृत मतलब उसको परमिशन थी कि नहीं थी, ये सब चेक करने वाला सीन किसके पास होता है? सीएजी। अगर आप अपने द्वारा प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपके द्वारा किए गए खर्चे को ऑडिट में बताने के काबिल हो तो वित्तीय उत्तरदायी है, और अगर काबिल नहीं हो तो वित्तीय उत्तरदायित्व के जो गुण थे उससे आप थोड़े से गलत साबित हुए, और यही कंसेप्ट कहलाता है वित्तीय उत्तरदायित्व। ठीक। सामाजिक उत्तरदायित्व, आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयास, किसी भी चीज़ को लेकर किया गया प्रयास समाज में कितनी शांति लाया, समाज में कितना सौहार्द लाया, दो लोगों को आपस में मिला के रखने वाला सीन, समरसता लाया, समाज में कितना रूढ़िवादिता कट्टरवादिता को उसने समाप्त किया, इसके लेवल पे आपको चेक करना सामाजिक उत्तरदायित्व है। ठीक। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी चीज़ इसमें से टर्म्स टफ हो। 6 नंबर में अगर आ जाए, 5 नंबर में कभी आ जाए 20 वालों के लिए, 6 नंबर में तो आ जाए 19 वालों के लिए तो बड़ी बात है। ये उत्तरदायित्व जैसे टॉपिक 3 नंबर की डेफिनेशंस में ज़्यादा खेलते हैं इन पे। ठीक। यहाँ से आता है एक और, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व हम समझते हैं, सब समझते हैं इस चीज़ को। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व मतलब अगर मैंने एक पेड़ काटा तो पर्यावरण को उसके लिए नुकसान पहुँचाया, लेकिन अगर मैंने एक पेड़ काटा और 5 पेड़ फिर लगा दिए तो मैं पर्यावरण को नुकसान तो पहुँचा रहा हूँ लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति भी करता हूँ। ये पर्यावरणीय उत्तरदायित्व है। जैसे भारत में कई एमएनसी काम करती है पानी बेचने के धंधे में, एक्वाफिना, किनले। अब इनकी बॉटल्स पे पीछे देखोगे तो इसमें लिखा रहता है कि हम भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ पेड़ लगाते हैं फलाना टिमका। ये पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं प्लास्टिक बॉटल से, लेकिन ये प्लास्टिक बॉटल्स से पर्यावरण को नुकसान होता है, उसी की भरपाई के लिए ये ग्रीन कवर बढ़ा रहे हैं, ताकि जितने पेड़ ज़्यादा होंगे कार्बन सिंक बढ़ेगा। जितने भी इन्वायरमेंट पढ़ाओ, जिन्हें नहीं पढ़ाओ तो भी कॉमन से कंसेप्ट है, जितने पेड़ उतनी ज़्यादा CO2 एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, उतनी ऑक्सीजन छोड़ी जाएगी, वो कार्बन सिंक कहलाता है। तो यह है पर्यावरणीय उत्तरदायित्व। ठीक। इसको जोड़ा जाता है कार्बन फुटप्रिंट वगैरह से। ठीक। कार्बन फुटप्रिंट, अब इस पर कमेंट में मत लिखना भाई कि हाँ कार्बन फुटप्रिंट भी यहीं बता दो। ठीक। बस मान के चलो यहाँ पर इतना सा सीन कि पर्यावरण के प्रति हमारा जो अकाउंटेबिलिटी बनती है, पर्यावरण के प्रति जो उत्तरदायित्व बनता है वो पर्यावरण उत्तरदायित्व है। ठीक। अब पर्यावरण ये उत्तरदायित्व के लाभ क्या होंगे? वही लाभ होंगे जो सत्यनिष्ठा के होंगे। अगर आदमी उत्तरदायी है, उत्तरदायित्व क्या तत्व या उसके मूल्य हैं उसके अंदर, तो क्या होगा? उत्तरदायित्व का मूल्य होने के कारण उसमें पारदर्शिता आएगी, ऐसा काम करेगा जो ओपन रहा है। उत्तरदायित्व का मूल है तो ईमानदारी बढ़ेगी, क्योंकि उसको पता है मैंने जो भी काम किया उसका जवाब मुझे देना है। कोई ना कोई सवाल पूछेगा और अगर जवाब नहीं दिया तो दंड भी मिलेगा, तो उसके अंदर क्या ईमानदारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, भाई भतीजावाद कम होगा, सार्वजनिक धन का समुचित उपयोग होगा। वित्तीय उत्तरदायित्व और आर्थिक उत्तरदायित्व की बात करें तो सुशासन की स्थापना होगी, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास होंगे, एक जो डिपार्टमेंट का माहौल है, आपके कार्यस्थल का माहौल है वो अच्छा बना रहेगा, कल्याणकारी योजनाएं अच्छे से लागू हो पाएंगी। मतलब ऑलमोस्ट पूरे पॉइंट किसके लागू हो जाएंगे उसमें? सत्यनिष्ठा वाले। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या इसके? उत्तरदायित्व बढ़ाने के तरीके, प्रशासन में उत्तरदायित्व बढ़ाने के तरीके सेम सत्यनिष्ठा वाले। सबसे पहले सत्यनिष्ठा इसीलिए लिया जाता है क्योंकि सब उसके बाद ही आते हैं और उसमें मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाती है। प्रशासन में उत्तरदायित्व बढ़ाने के तरीके भी सेम सत्यनिष्ठा वाले हैं। जैसे क्या? मनोवैज्ञानिक परीक्षा, चयन के टाइम पर चेक कर लूँगा किस आदमी में उत्तरदायित्व की भावना ज़्यादा है, मनोवैज्ञानिक तरीके से ज़्यादा सही होगा, स्टेबल होगा, उसमें अकाउंटेबिलिटी का सेंस ज़्यादा होगा। प्रशिक्षण में समझाया जाएगा, प्रशिक्षण में ये सिखा दिया जाएगा कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको जवाब देना है, और जवाब गलत रहा तो दंड मिलेगा। नियमों को कठोर बनाना, अगर सामने वाले को पता है कि मेरे से कोई सवाल नंबर 1 पूछने वाला नहीं, तो वैसे ही वो ढीला पड़ जाएगा। अगर सवाल पूछने वाला भी है और मैंने सही जवाब नहीं दिया तो भी मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो भी वो सही से काम नहीं करेगा, लेकिन उसको पता है मुझसे सवाल पूछे भी जाएंगे और गलत डिसीजन देने पर दंड भी होगा। नियम कठोर है तो वो हर हाल में अपने अंदर किसका विकास करेगा? उत्तरदायित्व की भावना का विकास करेगा। अगला, पुरस्कार दे सकते हैं उसको, सम्मान प्रदर्शित किया जा सकता है उसके प्रति। ठीक। जिससे अंदर से मोटिवेट होकर उसके अंदर क्या बढ़ जाए? उत्तरदायित्व की भावना बढ़ जाए। उसकी नैतिक संहिता, आचार संहिता ऐसी बनाई जाए जिसमें उत्तरदायित्व का एक मूल गुण हो, तो भी करेंगे। मीडिया क्या कहते हैं आपका, जनता का जन सहभागिता, ये भी उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने बार बार सवाल पूछे हैं या मीडिया बार बार किसी चीज़ को लेकर सवाल पूछ रहा है तो एक दबाव बनेगा प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति, और अगर दबाव बनेगा तो वो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक। तो यह है उत्तरदायित्व, और इससे ज़्यादा इस टॉपिक पे देखने की नज़र ज़रूरी नहीं है। आज इस पे ख़त्म करेंगे, आलस थोड़ा
ज़्यादा था आज पूरे दिन से, लेकिन फिर भी कमिटमेंट अपन 2-3 क्लास बाद पढ़ेंगे। ये कमिटमेंट वाला सीन है कि कुछ तो करना ही है। जब बात आप लोगों से कर ली है मजाक मजाक में, तो उसे कमिटमेंट कहते हैं। बधाइयाँ लोगों को, आज स्टेटस की बाढ़ आ गई कि होलकर को नंबर 3 चुना गया है देश में। तो सभी होलकर वालों को मेरी तरफ से भयंकर बधाई। तो सुरभि मैम, सतीश सर, बहुत सारे स्टूडेंट ने डाला, कपिल ने डाला, और पता नहीं किस किस ने डाला कि होलकर नंबर 3 है, प्राउड टू बी होलकेरियन। बहुत बहुत खुशी हुई जानकर, आप लोगों के सम्मान बढ़ गया आप लोगों का इस बात से मेरी नज़रों में कि आप भारत के इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं। कहानी सुनाता हूँ, वैसे भी बहुत छोटा वीडियो है। आंकड़े या डेटा, डेटा क्या है। एक बार क्या हुआ, दो देशों ने के बीच में फुटबॉल मैच हुआ। एक देश था अमेरिका, एक देश था रूस, मान लेते हैं दोनों दुश्मन है, चलो एक देश था रूस। तो रूस हार गया, अमेरिका जीत गया। जैसे कि हमने हमेशा देखा अमेरिका हर सुपर मूवी में जीत जाता है, तो इस फुटबॉल मैच में भी जीत गया। ठीक, तो अब दो लोग खेल रहे थे केवल, रूस और अमेरिका। अमेरिका जीता, रूस हारा। अमेरिका के अखबार में छपा कि अमेरिका ने पूरे दुनिया के देशों के बीच में से रूस को हराकर नंबर 1 पोजीशन प्राप्त की। यहाँ दुनिया के देश नहीं थे, लेकिन वहाँ पे शामिल कर दिया क्या, दुनिया के देश है। और रूस के अखबारों में छपा कि पूरे दुनिया के देशों में से रूस नंबर 2 आया, जबकि अमेरिका पीछे से नंबर 2। सिंपल था, एक जीता एक हारा। लेकिन दोनों ने अपने यहाँ पे जो आंकड़े प्रस्तुत किए वो क्या थे, भ्रामक थे। तो ये डेटा की खासियत होती है। डेटा जो आता है ना, इसमें आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, आपने कैसे रिप्रेजेंट किया है इसको। कई बार कुछ भयावह डाटा जो रहते हैं, किसी की मृत्यु के अगर डाटा निकालना है कि देश में फलानी चीज़ के कारण मृत्यु कैसे हुई, तो उस डाटा को वार्षिक स्तर पर नहीं दिया जाता, उसको दैनिक स्तर पे दे देंगे, उसको साप्ताहिक दे देंगे, उसको मंथली दे देंगे, क्योंकि वार्षिक में डाटा बहुत बढ़ जाता है। तो ये डेटा खेलने की चीज़ है। ठीक, अभी 2 दिन पहले अगर पेपर पढ़ रहे हो तो एडिटोरियल पढ़ो, थोड़ा अच्छे एडिटोरियल आ रहे इस टाइम। 2 दिन पहले शेखर गुप्ता, द प्रिंट का एडिटर है, ने एडिटोरियल लिखा था दैनिक भास्कर में, भारत में कोविड-19 के केसेस की संख्या को लेकर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या कुछ संस्था, मेरा नहीं है ये, उसका एडिटोरियल है, शेखर गुप्ता साहब का है, द प्रिंट के एडिटर है, उनने लिखा है, दैनिक भास्कर में संपादकीय। तो उन्होंने कहा था भारत में कोविड-19 के केसेस को लेकर जो आंकड़े प्रदर्शित किए जा रहे हैं वो थोड़े संदेहास्पद हैं, ये वो कह रहा है। ठीक, तो डेटा है, गवर्नमेंट डेटा पे खेल सकती है। फिर भी बहरहाल ये डेटा को सही गलत पे अपन बहस पे ना पड़ते हुए होलकर वालों को बधाई कि वो पूरे भारत में तृतीय आए हैं। इस महानता के लिए, हाँ जी, इस महानता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई।